हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम कुछ प्रश्नों को के माध्यम से उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये एक प्रैक्टिस सेशन है। इसके माध्यम से हम एक प्रश्न को, जैसे मैंने प्रश्न लिया कि भारतीय इतिहास के पिता कौन थे, इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हैं और उनको हम अच्छे से उनका रिवीजन करेंगे और उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ हम उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम इस सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये प्रैक्टिस सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। और यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आप जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के पिता कौन थे। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि हेरोडोटस, प्लिनी, टॉलमी और इरेटोस्थनीज। अब चारों ऑप्शनों को आप देख भी सकते हैं और इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो भारतीय इतिहास के पिता कौन थे, तो मैं आपको बता देता हूँ हेरोडोटस। जो हेरोडोटस थे ये भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और हेरोडोटस जो थे ये मैं आपको बता दें ये यूनानी थे, ठीक है। ये यूनानी थे, तो यूनान के रहने वाले थे हेरोडोटस। और इनसे संबंधित जो आते हैं उनको भी हम समझते हैं। हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। हिस्टोरिका हिस्टोरिका आपसे पूछा जाएगा कि जो हिस्टोरिका पुस्तक है ये किस विद्वान की है, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन थे, तो यूनान के रहने वाले थे और ये भारतीय इतिहास के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो इतिहास के पिता, ये भारतीय कहना थोड़ा गलत होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इतिहास के पिता कौन थे, तो इतिहास के पिता जो थे वो हेरोडोटस थे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लिनी। अब प्लिनी समझते हैं, प्लिनी से संबंधित जो भी आते हैं उनको भी समझते हैं। प्लिनी की एक पुस्तक थी, उसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है। तो प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। और उसी प्रकार से जो हेरोडोटस हैं इतिहास के पिता, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। तो दोनों ही अलग अलग हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। अब है टॉलमी। टॉलमी से संबंधित एक प्रश्न है कि टॉलमी ने जो है भूगोल की खोज की थी, अर्थात भूगोल के जो रचयिता है, ये भूगोल एक पुस्तक है। तो भूगोल के आपसे पूछा जाएगा कि भूगोल के खोज किसने की थी या भूगोल के पिता कौन थे, तो आप उत्तर देंगे टॉलमी, ठीक है। अब ये भूगोल एक पुस्तक है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। लेकिन इरेटोस्थनीज मैंने आपको दोनों ही इसलिए लिए हैं कि इनको आपको समझा सकूँ। जो इरेटोस्थनीज थे ये जो भूगोल विषय है, जैसे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो भूगोल जो सब्जेक्ट है उसके पिता कौन है, तो भूगोल के पिता जो थे वो थे इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो ये जो भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में जो हम पढ़ते हैं आजकल के समय में, उसके पिता जो है इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। लेकिन भूगोल एक जो देखा जाए तो पुस्तक है, उसके बारे में जो है उनको रचा था टॉलमी ने। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका को लिखा था और भूगोल को टॉलमी ने लिखा था। और जो इरेटोस्थनीज से ये भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और देखा जाए तो बाद में, और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हेकेटियस हैं, ठीक है, हेकेटियस को भी भूगोल का पिता कहा जाता है। हेकेटियस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेकेटियस जो हैं, हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। आपको तीनों को ही मैं समझा देता हूँ। पहले जो टॉलमी है, टॉलमी ने एक जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी कि प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, उसी प्रकार से जो टॉलमी इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसको भूगोल कहा गया। लेकिन हेकेटियस जो है, हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। और ये थी भूगोल एक मतलब किताब इनकी इन्होंने लिखी थी, तो हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। और एक जो सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं वर्तमान समय में जो भी भूगोल है, उसके पिता एक सब्जेक्ट के रूप में कहे जाते हैं इरेटोस्थनीज। तीनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। हेरोडोटस ने लिखी थी हिस्टोरिका, प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका, भूगोल जो एक पुस्तक है इसको लिखा था टॉलमी ने। इरेटोस्थनीज एक सब्जेक्ट अर्थात विषय के रूप में जो पिता थे वो थे इरेटोस्थनीज। और जो भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं उनको कहते हैं हेकेटियस। तो आप इतना समझ पाए होंगे। अब आगे हम समझते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वो थे, बात करें में उत्तर है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये 1853 से लेकर 1856 1853 से लेकर 1856 के बीच इन्होंने जो पाकिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था। और इन्होंने एक बार नहीं कई बार दौरा किया था। इसके माध्यम से इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने का जो है शोध किया था इन्होंने। तो इन्होंने शोध किया था, हालांकि ये सफल नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इन्होंने कई बार 1853 से लेकर 3 साल के बीच जो समय था इसके बीच इन्होंने पाकिस्तान के भी जो स्थल थे उनके बारे में काफ़ी दौरा किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जो सर जॉन मार्शल थे, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने एक सफल शोधकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो जो सर जॉन मार्शल थे इन्हीं के देखा जाए तो सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के जो है पुरातत्व विभाग के हेड थे। तो जब सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड थे उसी समय 1921 में जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और पंजाब प्रांत में कहाँ स्थित है? तो पंजाब प्रांत के जो है मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला। अब मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ। जो मोंटगोमरी जिला है इसको वर्तमान में साहिवाल जिला के रूप में जाना जाता है। साहिवाल आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें एक बार पहले रिवाइज करा दूं जिससे आप समझ पाएंगे। जो सर जॉन मार्शल थे जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता अर्थात जिसको सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है, तो सिंधु सभ्यता की खोज जब हुई थी 1921 में हुई थी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे वो थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और ये हड़प्पा कहाँ था? तो हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी जिला को वर्तमान में साहिवाल जिला के रूप में जाना जाता है। तो यहीं ये जो हड़प्पा स्थल है ये प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा की कई सारे बातें यहाँ से देखा जाए तो R37 जो R37 कब्रिस्तान है ये मिला है, एच कब्रिस्तान नाम की मिला है, और एक अन्नागार भी मिला है। बहुत सारे जो पुरातत्व साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो आगे हम समझ लेते हैं, इन ऑप्शनों को भी समझ लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। चार्ल्स मैसन इनकी बात करें तो चार्ल्स मैसन जो थे इन्होंने ही सबसे पहले जो भारतीय जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी देने वाले कौन थे? तो चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1826 में जो है इसकी जानकारी दी थी। और चार्ल्स मैसन को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इन्होंने चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी, लेकिन किसी भी विद्वान का इनकी तरफ ध्यान नहीं गया, इसीलिए इनकी बात जो थी वो आई गई हो गई, अर्थात इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो देखा जाए तो जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ पर जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो इन्होंने कई बार जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था यहाँ इन्होंने दौरा भी किया था, लेकिन इनकी तरफ किसी भी विद्वान का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी जब खोज करती तब इनकी बात को तवज्जो दी गई थी। इसके बाद देखा जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, मैंने आपको बताया भी था कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं इनको पूरे विश्व का पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, अर्थात पूरी दुनिया में जो पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहे जाते हैं? तो पूरी दुनिया में विश्व में पुरातत्व विभाग के जनक
जो रॉबर्ट ब्रुस है, तो इनको विश्व में पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड जो थे, इनकी यदि हम बात करें तो रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को प्रागैतिहासिक का भी जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक का जनक, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है जिसके अंदर पाषाण काल को रखा जाता है, तो प्रागैतिहासिक जो काल है इसके भी जनक के रूप में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को जाना जाता है। और सबसे पहले 1863 में इन्होंने ही जानकारी दी थी। विश्व में पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाए तब भी रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, और प्रागैतिहासिक के जनक जो हैं ये भी रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। चार्ल्स मैसन जिन्होंने 1826 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी दी थी। और इसके बाद सर जॉन मार्शल, तो इन्हीं के नेतृत्व में अर्थात 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई थी, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दत्तनाथ जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो था जो कि जिसकी बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कई सारे साक्ष्य मिले, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति एवं बहुत सारे स्थल मिले। अन्नागार भी मिला है, और अन्नागार देखा है तो पूरे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार को ही माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार भी मिला है। और यहाँ से देखा जाए तो जो मोहनजोदड़ो, यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अब हम आगे समझ लेते हैं क्या प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है। ये भारत है और नेपाल, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर 2021 में हुआ था, उसमें क्या प्रश्न पूछा गया था। भारत नेपाल सीमा की जो भारत नेपाल सीमा है, भारत की नेपाल से जो सीमा लगती है उस पर कितने राज्य स्थित हैं भारत के, ठीक है। तो नेपाल सीमा से भारत के कितने राज्य स्पर्श होते हैं, मतलब ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसका उत्तर था 5। जो नेपाल सीमा है उससे हमारे भारत के 5 राज्य स्पर्श होते हैं। जैसे बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य लगते हैं नेपाल से। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया उसको समझ लेते हैं। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही है। 1751 किलोमीटर सीमा जो है ये हमारे भारत की नेपाल से स्पर्श होती है। और कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से स्पर्श होती है। एक है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, चौथा जो है तीसरा बिहार है, चौथा है पश्चिम बंगाल, और 5वां है जो चौथा पश्चिम बंगाल हो गया, और 5वां है सिक्किम, ठीक है। तो 5 राज्यों की सीमा हमारे नेपाल से हमारे भारत की स्पर्श होती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। तो 5 राज्यों से सीमा लगती थी नेपाल की हमारे भारत की, जो कि 1751 किलोमीटर लगती है। और 5 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों से हमारे भारत की नेपाल से सीमा लगती है। दूसरा ऑप्शन है 3488, ठीक है। 3488 किलोमीटर यदि बात करें तो ये सीमा जो लगती है चाइना से। 3488 से हमारे भारत की चीन से सीमा स्पर्श होती है। और चीन से कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो चीन से करते हैं टोटल 5 में बात करें तो 4 तो हैं राज्य और 1 है यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 4 हैं स्टेट अर्थात 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारे भारत से, भारत की चीन से। और 1 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है इसमें है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है चाइना से। और 4 राज्य हैं, 4 राज्य कौन से हैं, तो पहला तो इसकी बात करें तो है हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और दूसरा है हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाता है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की सीमा लगती है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाता है सिक्किम,
सिक्किम और चौथा हो जाता है मैं लिख देता हूँ AP अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से, और एक है केंद्र शासित प्रदेश अर्थात लद्दाख। तो टोटल 5 हो गए। 5 मतलब 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है चीन से। और कितनी लगती है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 3488 किलोमीटर सीमा लगती है चीन से हमारे भारत की, और जो कि स्थलीय सीमा है, ठीक है। और 1751 लगती थी नेपाल से। अब जो ऑप्शन सी है 699 किलोमीटर सीमा लगती है, इसकी बात करें तो लगती है भूटान से। भूटान से कितनी सीमा लगती है तो 699 किलोमीटर सीमा लगती है। भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, और कौन सी लगती है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला अगर देखा जाए तो भूटान से लगती है जो है सिक्किम की, सिक्किम, ठीक है, एक है सिक्किम। और दूसरे की बात करें तो लगता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और तीसरा हो जाता है जो है असम, ठीक है, तीसरा असम, और चौथा मैं लिख देता हूँ AP अर्थात अरुणाचल प्रदेश। पहला है सिक्किम, दूसरा है जो है पश्चिम बंगाल, और तीसरा है असम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा जो है भूटान से हमारे भारत की लगती है, ठीक है। तो कितनी लगती है 699 किलोमीटर हमारे भारत की सीमा भूटान से स्पर्श होती है। और कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं तो 4 राज्य स्पर्श करते हैं, सिक्किम, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, और इसके बाद आ जाता है असम, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान से स्पर्श होती है 699 किलोमीटर, ठीक है। और भारत नेपाल जो हमारे भारत है, भारत की नेपाल से सीमा कितनी स्पर्श होती है तो जो है 1751 किलोमीटर स्पर्श होती है। और कौन कौन से राज्य थे तो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब जो चौथा बचा है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जो 4096 किलोमीटर, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश से स्पर्श होती है तो उत्तर होगा बांग्लादेश। मैं लिख देता हूँ BNG, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से हमारे भारत की सबसे अधिक सीमा स्पर्श होती है। कितनी होती है 4096 किलोमीटर स्पर्श होती है। कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं तो टोटल जो है 5 राज्यों की सीमा जो है हमारे भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाता है असम, पहला पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा हो गया मेघालय, और चौथा हो गया जो है त्रिपुरा, और 5वां हो गया मिजोरम, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला जो है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा जो है मेघालय, और चौथा मेघालय के बाद जाता है त्रिपुरा, और 5वां हो जाता है मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से स्पर्श करती है हमारे भारत की, और जो कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश से ही स्पर्श करती है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक आ जाता है चाइना की सीमा 3488 किलोमीटर जो है हमारे भारत की स्पर्श करती है, ठीक है। तो मैंने आपको जो राज्य थे स्पर्श करते हैं हमारे भारत के जिन देशों से उनके बारे में भी बता दिया, और कितनी सीमा स्पर्श करते हैं वो भी बता दिया, और कौन कौन से करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान से हमारे भारत की सीमा कितनी स्पर्श करती है तो 3322 किलोमीटर, ठीक है, 3322 किलोमीटर हमारे भारत की पाकिस्तान से सीमा स्पर्श करती है। अगर अफगानिस्तान से पूछी जाए तो मात्र 106 किलोमीटर जो है हमारे भारत की अफगानिस्तान से सीमा स्पर्श करती है। और ठीक है, तो म्यांमार, अगर आपसे म्यांमार की पूछी जाए कि म्यांमार की कितनी सीमा हमारे भारत की कितनी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। म्यांमार से हमारे भारत के केवल 4 राज्य ही लगते हैं, और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से एक केवल केंद्र शासित प्रदेश लगता है जिसको लद्दाख। और जो पाकिस्तान से देखा जाए तो टोटल 5 की सीमा लगती है, 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा है पंजाब, ठीक है, तीसरा पंजाब हो गया। चौथे की बात करें तो जम्मू कश्मीर, और 5वां हो गया लद्दाख। इन 5 की सीमा जो है हमारे भारत की पाकिस्तान से लगती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो जाता है पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और 5वां लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। कितनी लगती है तो 3322 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर हमारे भारत से स्पर्श होती है। और केवल देखा जाए तो लद्दाख, जो लद्दाख है, लद्दाख का एरिया केवल हमारे भारत का जो है अफगानिस्तान से स्पर्श होता है, वो भी POK वाला।
और जो म्यांमार है, म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर हमारे भारत की म्यांमार से स्पर्श होती है। और कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं तो मैं बता देता हूँ। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है देखा जाए तो दूसरा हो जाता है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। और तीसरा है नागालैंड, ठीक है। तीसरा मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा, हमारे भारत के 4 राज्य जो हैं ये म्यांमार से स्पर्श करते हैं। और कितनी सीमा स्पर्श करते हैं तो 1643 किलोमीटर। और मैंने आपको ऊपर जो है सारी जानकारियाँ बता दी हैं। जितने भी हमारे भारत के, जैसे अगर पूछा जाए कि भारत की स्तरीय सीमा से कितने देश लगते हैं तो भारत की स्तरीय सीमा से 7 देश हमारे स्पर्श करते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं तो भारत के पड़ोसी देशों में 9 हो जाते हैं, 9 पड़ोसी देश हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मालदीव और जो है श्रीलंका को भी शामिल कर लिया जाता है। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं तो 9। अगर स्तरीय सीमा से टच करने वाले देश कितने हैं तो हो जाते हैं 7। कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना हो जाता है, इसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 जो है इनकी सीमा स्पर्श करती है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने काफ़ी रिवीजन कर लिया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम या दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो पिग्मेलियन पॉइंट इसका सही उत्तर है। मैं बता दूंगा आपको, जो पिग्मेलियन पॉइंट है इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन, ठीक है। इसको लाइचिंग भी कहते हैं, लाइचिंग भी कहते हैं। और इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको इंदिरा पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको 4 नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो इंदिरा पॉइंट ही जाना जाता है। और उसके दूसरे नंबर पर पिग्मेलियन पॉइंट। तो इन दोनों को आप बिल्कुल याद रखें। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर पड़ता है तो ये 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। भारत का जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो पिग्मेलियन पॉइंट, या इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाइचिंग भी कहते हैं और इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी बार पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 6 डिग्री 4 मिनट पर ये मतलब इसकी स्थिति पड़ती है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है तो ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्रशासित प्रदेश है और इसी का एक जो है हिस्सा है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार का ये मतलब जो ग्रेट निकोबार है ये एक द्वीप है और इसी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसे महान निकोबार या बृहद निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दूसरा समझ लेते हैं, इस सर्कलिंग पॉइंट कौन सा है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु के रूप में जाना जाता है सर्कलिंग पॉइंट। ये जो सर्कलिंग पॉइंट है ये पड़ता है गुजरात में ये पड़ता है। और कितने डिग्री देशांतर पर पड़ता है तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर पड़ता है सर्कलिंग पॉइंट। और क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है। पूछा जाएगा कि हमारे जो भारत है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर ही पड़ेगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, मतलब कितने देशांतर पर पड़ता है तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ये जो सर्कलिंग है ये पड़ता है गुजरात में, सर्कलिंग पॉइंट ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये पड़ता है। अब मैं आपको और भी बता देता हूँ। नेक्स्ट है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल की बात करें तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु के रूप में जाना जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल की बात करें तो ये इंदिरा कॉल पड़ता है जो है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है।
लद्दाख में ये इंदिरा कॉल पड़ता है और ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु के रूप में जाना जाता है। और ये कितने इसकी यदि बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु के रूप में इंदिरा कॉल को जाना जाता है और ये लद्दाख में पड़ता है और ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब मैं आपको और भी बता दूं, जो कीबुथु है, कीबुथु, इसकी यदि बात करें तो कीबुथु को कीबुथु या बालांगू, ठीक है, ये 2 पॉइंट पड़ते हैं, एक है कीबुथु, एक है बालांगू, ठीक है। तो कीबुथु एवं बालांगू ये 2 पॉइंट पड़ते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कीबुथु कभी बालांगू, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो एक कीबुथु या बालांगू, इसकी यदि बात करें तो ये भारत का सबसे जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में जाना जाता है जो है कीबुथु या बालांगू। और ये कहाँ पड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है और इसको कीबुथु या बालांगू के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाइचिंग पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। सबसे फेमस जो है वो इंदिरा पॉइंट ही है और ये 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी चांद पर ये पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि सरकरी पॉइंट, सरकरी पॉइंट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सरकरी पॉइंट भी ऑप्शन में दिया जा सकता है या फिर गोरमोथा, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ गोरमोथा, गोरमोथा या कहीं कहीं पे गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक है। कभी कभार आपको गुहार मोती भी दिया जा सकता है, गोरमोथा भी दिया जा सकता है। मैं आपको सभी संभावनाएं बता देता हूँ क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। कभी कभार सरकरी पॉइंट भी आपको मिल सकता है, सरकरी पॉइंट या फिर गोरमोथा या फिर गुहार मोती के नाम से आपको दिया जाता है। तो ये भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु के रूप में जाना जाता है और ये कहाँ पड़ता है तो गुजरात में, क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात को ही माना जाता है। और भारत का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो पड़ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मैंने आपको बता दिया था। अब जो इंदिरा कॉल के बारे में हमने पढ़ा था उसे भी रिवाइज कर लें। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु के रूप में जाना जाता है। कहाँ पड़ता है तो लद्दाख में पड़ता है और देखा जाए तो लद्दाख में पड़ता है जो कि ये केंद्रशासित प्रदेश है। कीबुथु या बालांगू एक भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में जाना जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य के रूप में भी जाना जाता है। और एक पॉइंट में और बता दूं आपको, अगर पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि की बात करें तो ये हो जाता है मुख्य भूमि, क्योंकि ये हो गई मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो ये तटीय भागों में पड़ जाता है। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ये यहाँ पर पड़ता है, बात करें तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, जो तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु में है केप कामोरिन, केप कामोरिन, इसे कन्याकुमारी भी कहते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। तो केप कामोरिन या फिर कन्याकुमारी पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। आपको केप कामोरिन भी दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो आपको केप कामोरिन देना पड़ेगा या कन्याकुमारी ऑप्शन में दिया जाता है। इन दोनों नामों से ही जाना जाता है और ये कहाँ पड़ेगा तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट संबंधित थे मैंने आपको सभी बता दिए। अब हम जो है ये संविधान का प्रश्न है इसको समझ लेते हैं। तो यदि बात करें तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, एक प्रश्न है और मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 ऑप्शन दिए। ये 6 ऑप्शन नहीं, ये 6 के 6 प्रश्न है। अब मैं आपको कैसे डिफाइन करता हूँ मैं आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी ये प्रश्न है और ये बहुत ही BBI प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा भी आएगा। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी तो मैं आपको पहले इसका उत्तर देता हूँ। ये जो ई वाला है 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हो गई। भारतीय संविधान सभा के कार्य क्या थे, इसके 2 कार्य थे। एक तो इसका कार्य था कि संविधान सभा जो संविधान है संविधान की स्थापना करना, ठीक है, संविधान की स्थापना करना। पहला इसका कार्य था कि संविधान की स्थापना करना और दूसरा इसका संविधान सभा का क्या कार्य था तो ये भारत की प्रथम संसद के रूप में भी जानी जाती है। भारत की प्रथम संसद, प्रथम विधायिका भी कह देते हैं, प्रथम संसद भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत की प्रथम संसद के रूप में कार्य करती थी या फिर भारतीय संविधान सभा की स्थापना, जो हमारा संविधान है इसकी स्थापना करती थी। तो संविधान सभा का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि ये संविधान हमारे भारत के लिए एक खूबसूरत संविधान का निर्माण कर सके। और दूसरा क्या था कि भारत की प्रथम संसद के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि ये कानून बनाती थी, उसके माध्यम से जो है कानून संचालित किए जाते थे। क्योंकि जब तक संविधान हमारा निर्माण नहीं हो गया तब तक
उससे पहले जो है ये भारत की प्रथम संसद के रूप में भी जानी जाती थी। संविधान सभा को भारत की प्रथम संसद के रूप में भी जाना जाता था और ये संविधान का भी निर्माण करती थी। जब हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 जब हमारे संविधान का जो है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया था, तो इसके बाद जो है हमारे भारत की संसद का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अब हम इन जो ऑप्शन है इनको भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, और एक किसके आधार पर हुई, किस मिशन के आधार पर हुई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है हमारे भारत की जो संविधान सभा है इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन के आधार पर हुई थी। और एक कब आया था, तो 1946 में ये आया था। अब हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। ये 22 जनवरी 1946 है, इसकी यदि बात करें तो 22 जनवरी 1946 को इसको बाद में समझते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे। जब 6 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी हुई पहली बैठक हुई थी। भारतीय जो संविधान सभा है हमारे भारत की, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन जो पूरी संविधान सभा के जितने भी सदस्य उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। सॉरी, इसकी यदि बात करें तो जेबी कृपलानी जो थे, इसकी पहली बैठक की जो है इसमें जो इसकी बात करें तो इसकी पहली बैठक जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसकी पहली बैठक में जेबी कृपलानी जी ने भाषण दिया था। तो आपसे पूछा है कि जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, इसमें जो है संविधान सभा को संबोधित किसने किया था, तो जेबी कृपलानी जी संबोधित कर रहे थे। लेकिन इस पहली संविधान सभा के जो बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 6 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का कार्य क्या था, तो पहला कार्य था कि संविधान जो हमारा है इसकी स्थापना करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य था कि संविधान सभा की जो हमारे भारत की प्रथम संसद के रूप में भी कार्य करना, इसका दूसरा कार्य था। यही दो इसके कार्य थे। अब पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा है एक इसका निर्माण किसके मिशन के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये हुआ, जब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हो गई, तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और इस संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। जो वर्तमान संसद है उसके केंद्रीय कक्ष में इसकी पहली बैठक हुई थी। जेबी कृपलानी जी सभा को संबोधित कर रहे थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, तो आप अब समझ पाएंगे। और हमारे भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और नेक्स्ट है हमारा 11 दिसंबर 1946। इसकी यदि बात करें तो 11 दिसंबर को इस दिन ये दूसरी बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर की बात करें तो इस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। स्थायी उपाध्यक्ष कौन चुने गए, तो उनका नाम था, मैं लिख देता हूँ, स्थायी उपाध्यक्ष उनका नाम था H.C. मुखर्जी। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इस दिन स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। इनका नाम था H.C. मुखर्जी, स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अब इसकी आगे यदि बात में स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, स्थायी उपाध्यक्ष भी। अब 13 दिसंबर के बारे में हम समझ लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई थी, तीसरी संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं,
इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। और इसके बारे में यदि बात करें तो जब इन्होंने प्रस्तुत किया था तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये स्वीकार कर लिया गया। तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी को हम उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना। ठीक है, उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि हम बात करें तो समझते हैं जो अब हम शुरू से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहली बात 6 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 6 दिसंबर में। इसके दो कार्य थे। पहला था संविधान की स्थापना करना, दूसरा कार्य था भारत की प्रथम संसद के रूप में कार्य करना। ये जो संविधान सभा थी इसका निर्माण हुआ था कैबिनेट बिल 1946 के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को इसकी हुई थी प्रथम बैठक। इसकी पहली बैठक जब हुई थी तो ये वर्तमान संसद के केंद्रीय कक्ष में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा के पहले जो वर्तमान संसद के केंद्रीय कक्ष में इसकी पहली बैठक हुई थी। इस दिन जो पहली बैठक थी इसको संबोधित कर रहे थे JB कृपलानी जी, इसको संबोधित कर रहे थे। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये पूरी जितने भी सदस्य उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। लेकिन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसके बाद बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की तो इसमें स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था और स्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। जो स्थायी उपाध्यक्ष थे उनका नाम था HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे, इनका चुनाव हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। जब संविधान सभा के सदस्यों अर्थात संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया 22 जनवरी 1947 को, तो इसी को उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना, इसे हम प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य का को ही प्रियम्बल कहा जाता है। प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो आप समझ पाएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य का कैसे बन गया। अब मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे उससे संबंधित जो भी बातें हैं हम समझेंगे। अब ये जो प्रैक्टिस सेशन है, GK GS वाला प्रैक्टिस सेशन, इसके माध्यम से अब हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जो भी एक प्रश्न लिया करेंगे और उसका बिल्कुल निचोड़ करके निकालेंगे। अब जो प्रियम्बल है इसका आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तावना है इसका विचार, और एक है विचार और दूसरा है भाषा। हम आपके दो प्रश्न और बता देता हूँ। जो विचार है ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो है अमेरिका, USA। ठीक है, USA अर्थात अमेरिका से जो है जो प्रस्तावना है इसका विचार लिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा भाषा, मैं आपको दिखा देता हूँ। भाषा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किस देश से ली गई तो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है और जो है प्रस्तावना का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मैंने एक ऑप्शन और लिया था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो 22 जुलाई 1947 है, इसकी यदि बात करें तो हमारा जो झंडा है, झंडा जिसे हम राष्ट्रीय तिरंगा भी कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है राष्ट्रीय तिरंगा। ठीक है, तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा है, इसकी यदि बात करें झंडा हमारा, तो इसे जो झंडा है इसको आधिकारिक रूप से संविधान के संवैधानिक मान लिया गया था। ठीक है, संविधान रूप से इसको स्वीकार कर लिया था। संविधान ने जब 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया था तो हमारा ये राष्ट्रीय तिरंगा के रूप में जाना जाने लगा। तो 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, अर्थात स्वीकार कर लिया गया। और एक डेट और है, मैं आपको वो बता दूँ, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले की बात है। तो इसी दिन राष्ट्रीय प्रतीक
सॉरी, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, यहाँ पर होगा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो आप मैं आपको समझाता हूँ, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत और गान, राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान कौन सा है तो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन। राष्ट्रीय गान को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और राष्ट्रीय गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही बातें बता देता हूँ। जो राष्ट्रगान है और एवं राष्ट्रीय गीत है, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अर्थात संवैधानिक रूप से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। हमारे जो झंडा है हमारा तिरंगा, इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी। तो आपको मैंने इतनी सारी बातें बताई। अब हम आगे पढ़ लेते हैं और भी फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अगर आपसे कभी कभार पूछ लिया है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्य, जो हमारे भारतीय संविधान था, इसमें कुल टोटल 389 सदस्यों को जो है 389 सीटों में हमारे भारत को विभाजित कर दिया गया था, और एक सीट जो थी वो 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर रखी गई थी, अर्थात 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट का जो है निर्वाचन होता था। ठीक है, तो ये सारी बात थी। अब एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो टोटल 389 सदस्य, और यही हमारा उत्तर है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जब 389 सदस्य हमारा भारत एक था, इसके बाद पाकिस्तान जब अलग हुआ तो 299 सदस्य ही बचे थे। अब 389 जब थे तो इनमें से विभाजन होता था, एक था 296 सीटें जो थी इन पर होता था निर्वाचन, अर्थात जनता के द्वारा चुनाव होता था। इसके बाद जो 93 सीटें थी, ठीक है, 93 सीटें थी, इनकी यदि बात करें तो इनको जैसे हमारे उस समय देश की बात करें तो हमारे देश में राजा थे, नवाब थे, निजाम थे। ठीक है, तो इस प्रकार राजा थे, नवाब थे, निजाम थे, इनके द्वारा एक एक प्रतिनिधि को भेजा जाता था संविधान सभा में। ठीक है, इनके द्वारा एक एक, और देसी रियासत थी, देसी रियासत के जो भी प्रमुख होते थे, जैसे राजा हुए, निजाम हुए, नवाब हुए, इस प्रकार से इनकी बात करें तो एक एक प्रतिनिधि को ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में भेजा करते थे, अर्थात नॉमिनेट करके भेजते थे, जैसे नामित होता है, नामित करके भेजा करते थे। लेकिन जो 296 सीटें थी, इन पर होता था चुनाव, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होता था, जिसमें 292 जो सीटें थी, 292 सीटें, इन पर जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश भारत के प्रांत, 11 ब्रिटिश भारत के प्रांतों के माध्यम से चुनाव होता था। और 200 जो 4 सीटें थी, 4 सीटों पर होता था जो कमिश्नरी, बात करें तो ये थे कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये थे कमिश्नरी क्षेत्र। और जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इन 292 सीटों पर 11 ब्रिटिश प्रांतों के बात करें तो 11 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव करते थे, और 200 जो 4 सीटें थी, इन पर कमिश्नरी क्षेत्र का चुनाव होता था। तो ये बटे हुए थे 2 क्षेत्र, 2 भागों में, 292 सीटें और 4 सीटों में। और जो 93 सीटें थी, इनकी बात करें तो राजा, नवाब, निजाम, इस प्रकार से देसी रियासतें थी, इनके एक एक प्रतिनिधि को केवल नॉमिनेट करना था, इन पर चुनाव नहीं होता था। और जब हमारे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो 229 सीटों पर होता था चुनाव, निर्वाचन, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन होता था। लेकिन जो 70 सीटें थी, 70 सीटों पर जो है इसी प्रकार से, जैसे राजा, नवाब, निजाम, इनके द्वारा, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो सीटों की संख्या हो गई थी कम, जैसे 299 बची थी और पहले थी 389। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको बता दिया कि पहले 292 सीटों का, अर्थात 296 सीटों का निर्वाचन होता था। अब जो है जब पाकिस्तान अलग हो गया था, जब पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को जब अलग हो गया था तो 299 सीटें ही रह गई थी। इसके बाद 229 सदस्य जो थे, इनका होता था निर्वाचन, और 70 सीटें जो थी, इन पर होता था नॉमिनेशन, जैसे राजा, नवाब, निजाम, इस प्रकार से नॉमिनेशन होता था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा भी है और इनको आप देख सकते हैं। अब आगे हम समझ लेते हैं, जो भी प्रश्न है उसके माध्यम से समझते चलेंगे। और आगे यदि बात करें तो किस समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे? अब इनमें से समिति आपको देखनी है कि किस समिति के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनकी यदि बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है इनको, संविधान सभा के अध्यक्ष।
सॉरी, संविधान सभा के जनक, सॉरी अध्यक्ष नहीं, जनक, संविधान सभा के जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं, ये समितियां हैं और इन समितियों के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो जो झंडा समिति है, झंडा समिति की बात करें तो ये जब हमारे भारत को जैसे पाकिस्तान अलग हुआ तो 299 सीटें बची थी, और जब पाकिस्तान सम्मिलित था तो उसमें 389 सीटें थी। तो हमारे भारत को जब 299 सीटों में विभाजित कर दिया गया था, तो क्या था कि उसको संचालित करने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। 13 बड़ी समितियां बनाई गई थी और 8 जो थी वो छोटी समितियां बनाई गई थी। उन्हीं में से मैंने कुछ प्रमुख समितियां ली हैं। झंडा समिति की बात करें तो एक छोटी समिति थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों पे ही बात करें तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन दोनों समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इन दोनों के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की बात करें तो जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। और जो प्रारूप समिति थी ये 7 सदस्यीय थी, 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। और आगे यदि बात करें तो ये जो प्रारूप समिति थी इस पर इसकी स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, तो ये डेट जो है कभी कभार पूछ ली जाती है और बहुत ही BBI है, तो BBI भी है। और 29 अगस्त 1947 को जो है इसकी स्थापना हुई थी प्रारूप समिति की, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और 7 सदस्यीय समिति थी। आगे यदि बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति। अब जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये प्रमुख समितियां थी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के जो देखा जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी और 7 सदस्यीय समिति थी और 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें इसकी बात करें तो जो प्रारूप समिति थी इसको प्रारूप तैयार करना था, इसके माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो प्रारूप तैयार करने का कार्य था प्रारूप समिति का। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसके माध्यम से समझ, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो थी इसकी यदि बात करें तो बात करते हैं इनमें, पहले हम उत्तर देंगे इसके बाद इनको सबको पढ़ेंगे। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ पड़ती है? तो साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। और दक्षिण अमेरिका, आप समझ चुके होंगे कि साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एवं विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है। इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एंकाकागुआ। माउंट एंकाकागुआ जो इसकी यदि बात करें तो माउंट एंकाकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी जानी जाती है। और माउंट एंकाकागुआ जो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। और मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज। इसकी लंबाई कितनी है? तो 7000 किलोमीटर, लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और कितनी है? तो 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एंकाकागुआ है। और माउंट एंकाकागुआ जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट एंकाकागुआ की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी। ठीक है,
तो विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी छोटी है तो विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। और हालांकि मैंने आपको बता दिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एंडीज जो कि विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई अगर आपसे कभी बार पूछ लिया तो लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और माउंट एंकागुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एंकागुआ जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी के रूप में भी माउंट एंकागुआ को जाना जाता है। अब हम आगे जो ऑप्शन है इनको भी समझ लेते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं रॉकीज। रॉकीज की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकीज। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 4800 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है और इसका नाम है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। और लगभग 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आपसे पूछा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की नहीं, ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट जो कि रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ। जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात आई तो इसको भी समझ लेते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो है उसका नाम है माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनले, ठीक है, मैकिनले या फिर डेनाली, उसका नाम है माउंट मैकिनले या फिर डेनाली। इसको कभी कभार मैकिनले भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार डेनाली, ठीक है, तो दोनों नाम ही आपको पता होने चाहिए। ये जो डेनाली या मैकिनले ये अलास्का रेंज में पड़ती है, अलास्का पर्वत श्रेणी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो माउंट मैकिनले या फिर डेनाली है ये अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और अलास्का पर्वत की ही नहीं, ये पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माउंट मैकिनले या फिर डेनाली को जाना जाता है। इसके दो नाम है, कभी कभार मैकिनले भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार डेनाली। तो माउंट मैकिनले या फिर डेनाली ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है और ये अलास्का श्रेणी के में पड़ती है, ठीक है, अलास्का पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पड़ती है। और मैंने आपको बताया उसको भी रिवाइज करा देता हूँ। जैसे रॉकीज जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट को जाना जाता है। और जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो माउंट मैकिनले या डेनाली आप देंगे, और जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी में पड़ती है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब है हिमालय की यदि बात करें, हिमालय जो कि एशिया, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में हिमालय को जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर के रूप में पड़ती है। लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। और यदि बात करें तो हिमालय कई देशों में पड़ती है एशिया के, जैसे भारत करते हैं तो नेपाल, भारत, और चीन में भी पड़ती है और पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा पड़ता है और इसके बाद म्यांमार में भी पड़ता है। तो कई देशों में हिमालय श्रृंखला पड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट में लिख देता हूँ। एवरेस्ट की यदि बात करें तो ये 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो भी यही पड़ती है, एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी तो भी आप उत्तर देंगे माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं तो सागर माता, ठीक है, तो सागर माता के रूप में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माता के रूप में नेपाल में जाना जाता है। अब हमने इन तीनों को तो पढ़ लिया, अब हम जो चौथा ऑप्शन है उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो चौथा ऑप्शन है हमारा एटलस, इसको भी समझ लेते हैं। ये एटलस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस को जाना जाता है। एटलस की बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर ये पर फैली हुई पर्वत श्रृंखला है और ये मोरक्को, अल्जीरिया और लिथुआनिया, ठीक है,
अल्जीरिया, लिथुआनिया और जो है मोरक्को, अल्जीरिया और लिथुआनिया, इन 3 देशों में ये पड़ने वाली पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला है, ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी बात करें तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इसका नाम है माउंट ट्यूबकल। ठीक है, माउंट ट्यूबकल। ठीक है, तो माउंट ट्यूबकल के रूप में जाना जाता है, जो कि माउंट ट्यूबकल जो है ये एटलस की सबसे लंबी और सबसे ऊंची चोटी है। तो एटलस पर्वत श्रृंखला जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग इसकी 2000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और माउंट ट्यूबकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब जब अफ्रीका का नाम आया तो अफ्रीका से ही समझ लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये तंजानिया में पड़ती है। तंजानिया एक देश है अफ्रीका का, और इसी में ये पड़ती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और तंजानिया देश में पड़ती है। एटलस जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप समझे होंगे, और बाकी जो बची हुई बातें हैं उनको हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेशन लाएंगे उसके अंतर्गत भी हम समझ लेंगे। और क्योंकि ओवरडोज ना हो इसलिए मैं आपको इतना ही समझाऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आपको बनाई है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और मैंने एक बात करें तो एक प्रश्न के अंतर्गत लगभग मैंने आपको 20 प्रश्न एक प्रश्न के अंतर्गत ही करा दिए हैं, और लगभग 7-8 प्रश्न के अंतर्गत मैंने आपको 60-65 प्रश्न करा चुके हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैंने इस जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप जो अपना फीडबैक है वो लाइक एवं कमेंट करके बता देते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी, और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन को भी लेकर आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल से जुड़े रहें और चैनल की पड़ी हुई वीडियो का आनंद उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।